अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान शाहिद तातीलात पर हैं और मैं हूं आपके साथ सलमान हसन। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कराची की, जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज़ायद है और कराची का हर बासी, हर मासूम शहरी सुबह से शाम तक ज़रिया माश की तलाश में निकलता है। और कराची वो शहर है जो आबाद तो समंदर के पास है लेकिन रहता अक्सर प्यासा है। कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इसी पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज कुछ नई तफसीलात भी सामने आई हैं कि कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ से रकम जनरेट करते हैं। और डीजी रेंजर्स की जानिब से जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें जो उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, उसकी तफसीलात सामने आई हैं। और उसके मुताबिक डीजी रेंजर्स ने बताया है कि कराची में 230 अरब रुपए सालाना काले धंधे का जो है वो कारोबार होता है और ये मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होता है। इसमें पतारेदारों से भी पैसा लिया जाता है, इसमें भत्ता भी लिया जाता है और इसमें गैर कानूनी तौर पर कुछ काम ऐसे भी किए जाते हैं और अल्टीमेटली ये रकम दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होती है। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हेड ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स दुनिया न्यूज़ सलमान गनी साहब, वेलकम करते हैं आपको। और हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, वेलकम आप दोनों हजरात को। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ कराची रेहान हाशमी साहब। पहले उनकी तरफ ही चलते हैं हम। रेहान हाशमी साहब, जिस तरह से तफसीलात सामने आई हैं, इसको तो देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि मरने के बाद भी कराची वालों को सुकून नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान से भी भत्ता लिया जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ कि ये तमाम तर तफसीलात सामने आई हों। नहीं सलमान, अगर आप देखें, ऐसा लगता है कि आज जो डीजी रेंजर्स की जानिब से अलामिया जारी हुआ है, तो ऐसा लगता है कि जराइम में जो मुलव्विस अफराद हैं उनका आज पर्दा चाक कर दिया है डीजी रेंजर्स ने, जिसमें उन्होंने जिस तरह तफसीली बताया गया है कि कराची में ज़मीनों पे कब्ज़ा किस तरह होता है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, पैसा कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। जो 230 अरब रुपये का जो पैसा बताया गया है, बहुत बड़ी रकम है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जमा की जाती है। उन्होंने मुख्तलिफ हिस्से बताए जो ऐसा लगता है कि हमें एक बड़ी निशानदेही कर रहा है कि कराची में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। जिस तरह की बातें सामने आई हैं, बहुत से सियासी जमातों के आला शख्सियत के नाम दिए गए हैं और ये रेंजर्स की जानिब से जो पर्दा चाक किया गया है, इसमें तमाम लोगों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से लोग किस तरह पैसा हासिल करते हैं कराची के और मिनी पाकिस्तान को किस तरह खाया जा रहा था, किस तरह भत्ते वसूल किए जा रहे थे स्कूलों से, कॉलेजों से, तमाम जगहों से, और जो पैसा आने के बाद का इस्तेमाल क्या था, हालांकि वो तक बता दिया है। तो ये आज पर्दा चाक कर दिया है डीजी रेंजर्स ने। जो मेजर जनरल बिलाल अकबर हैं, उन्होंने अपेक्स कमेटी में जो बातें की थी आज सामने आई हैं और ये काफ़ी दिल हिला देने वाली और वो बातें हैं जो सियासी जमातों के लिए भी एक ऐसा लगता है कि अलार्मिंग है। और उन्होंने एक बड़ी सियासी जमात का नाम भी लिया है जो तमाम उसमें मुलव्विस है। अब देखना है कि इसमें आइंदा चंद दिनों बाद या महीने बाद कब एक्शन होता है। नेक्स्ट एक्शन प्लान के तहत ये एपेक्स कमेटी का इजलास था, जो सिंध की एपेक्स कमेटी थी, उसमें तमाम बातें सामने आई हैं। अब हमें जो महसूस हो रहा है, जिस तरह ये सारी बातें आई हैं कि जो 230 अरब रुपये किस तरह लिए जाते थे, ज़मीनों पे कब्ज़ा, पहले सरकारी ज़मीन पे, उसके बाद प्राइवेट ज़मीन पे और एक सरकारी ज़मीन पे तामीरात, ये 3 हिस्से थे कराची में सबसे बड़े पैसा कमाने के। वो तमाम बातें हैं जो सामने आ गई हैं। अब इस पर क्या एक्शन होगा, वो नाम सामने आए, नाम हमें नहीं बताए गए, वो चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कराची में जो कहा जा रहा था कि ऑपरेशन का तीसरा हिस्सा और जो नहायत इम्पॉर्टेंट होगा वो शुरू होने वाला है। ठीक है, हाशमी साहब साथ ही रहिए हमारे। शामी साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह रेहान हाशमी कह रहे हैं कि पर्दा चाक हुआ है, आपको लगता है कि पर्दा चाक तो हो गया लेकिन कोई असर भी पड़ेगा और पता चलेगा हमें आगे चलकर के जो गैर कानूनी ये जो कारोबार हैं या ज़राए हैं, इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है और जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जा सकता है? सलमान, ये जो डीजी रेंजर्स ने जो गुफ्तगू भी की है, इसमें जो लोग यानी हमारे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई समाजी ज़िंदगी में या सियासी ज़िंदगी में एक्टिव है, उनके लिए कोई बात भी नई नहीं है। इस तरह की बातें हमारी मजलिसों में आमतौर पर होती हैं, तो लोग डिस्कस करते हैं, तफसीलात बयान करते हैं, लेकिन क्योंकि कोई एविडेंस नहीं होता, जब एविडेंस ना हो तो ना आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और ना आप उसकी बुनियाद पर कोई यानी तज्ज़िये की इमारत खड़ी कर सकते। तो ये बातें सरगोशियों में कही जाती हैं और मजलिसों में डिस्कस होती हैं,
आज डीजी रेंजर्स ने खुल्लम खुल्ला ये बात कर दी है और उसको जुबान दे दी। इसका मतलब ये है कि उनके पास ऐसा एविडेंस कलेक्ट हो गया है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसको साबित भी कर सके। और यानी आप तो अब इसमें अब अगला कदम ये होना चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानून जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। जो अगर कानून में गुंजाइश नहीं है इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की, तो उसे तब्दील किया जाए, क्योंकि अब तो हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें काफ़ी तब्दीली हो चुकी है। और अब तो जो यानी ऐसी एविडेंस जो है जो इलेक्ट्रॉनिक उससे क्रिएट होती है उसको भी आप उसकी बुनियाद पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब लाजम है कि इसको सिर्फ यहाँ तक छोड़ा ना जाए, इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और एक बात, दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो उम्मुल खबाइस है वो है हमारी इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, यानी पाकिस्तान की जो फॉर्मल इकोनॉमी है उससे 3 गुना बड़ी हमने ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट कर दी है। यानी आप किसी पैसे का हिसाब नहीं है किसी के पास, मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है और मैं उसे कहाँ खर्च कर रहा हूँ। हम दिन रात देखते हैं, हमारे आंखों के सामने खर्च के मज़ाहिर हैं। ये शादियाँ होती हैं, ये तकरीबात होती हैं, जलसे होते हैं, ये सियासी जमातें जो हैं शाख खर्चियाँ करती नज़र आती हैं, इनके कारकुन मौजूद होते हैं। ये सारे मज़ाहिर आप देखें हमारे सामने हैं, लेकिन कहाँ से पैसा आ रहा है? आप ऐसी जमातें मौजूद हैं, सियासी जमातें मौजूद हैं, मजहबी जमातें मौजूद हैं, जिनके लीडर जो हैं वो एक शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अगर आप उनकी रिकॉर्डेड इनकम देखें तो चंद हज़ार रुपए होगी और बेहद चंद 100 रुपए भी वो टैक्स नहीं देते। तो अब वक्त आ गया है कि हम इतनी गलतियों की इस्लाह करें, और किसी एक जगह से बात नहीं खत्म हो सकती, ये पूरा पैकेज है। आपको इसको इस्लाह जो है हर जाविये से करनी होगी, और हर मामले में इसको ठीक करते हुए इकोनॉमी को ठीक करें, ब्लैक इकोनॉमी को काबू करें, उसके बाद इसको डिसिप्लिन लेके आए, कानून को सख्त करें, इन लोगों को पकड़ें और सियासत को पाक कर दें इनके वजूद से किसी लिहाज के बगैर। कानून को एक्शन में तो आना होगा, लेकिन सलमान गनी साहब, कानून हमने देखा था कि 2013 में भी एक्शन में आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। और जो आज डीजी रेंजर्स बात कर रहे हैं कि जो कुर्बानी की खालों से पैसा इकट्ठा होता है वो फिर मुसल्ला विंग्स को दिया जाता है और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, इसी की तो बात की थी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए सलमान, मैं शामी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये अब हंगामी इक़दामात करने का दौर नहीं है, और ये जो बत्ताखोरी, लाकानूनियत, बदअमनी, कत्लो गारत, ये कोई 2-4 साल की बात नहीं है, ये 20-25 साल की बात है। और 20-25 हज़ार लोग आपके टारगेट किलिंग की नज़र हुए हैं, और ये 1-2 जमातों, मजहबी जमातों या किसी और जमातों की वाली बात नहीं है। आपकी हुकूमतें, आपके हुकूमती अदारे इनकी सरपरस्ती करते रहे हैं। ये आपको, मुझे शायद ना पता हो, ये कराची का एक एक शहरी जानता है कि ये बत्ताखोरी कौन करते हैं, कौन करवाते हैं, कहाँ जाता है। और ये डांडे सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके डांडे दुबई और लंदन तक वसी तर है। और इस मुल्क का अलमिया सबसे बड़ा ये है, आप तो एक अमाने अली पे अभी तक नहीं कुछ कर सके कि उस पर भी कौमी मुफाहमत होती नजर आ रही है कि उसने 44 लोगों के नाम लिए हैं कि जी इन 44 लोगों के मैं जी अयान अली की मैं बात कर रहा हूं कि उस पर भी लगता है मुफाहमत हुई है कि 44 लोगों के उसने बात की है कि मैं इनके डॉलर्स यहां से लेके जाती हूं, और मेरे जैसे कई लड़कियां हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमती अदारे और हुकूमतें इनकी सरपरस्ती करती रही हैं और अब तक कर रही हैं। और यह जुर्रत मैं समझता हूं कि डीजी रेंजर को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जब बदअमनी और कत्लो गारत होती है तो अगर आप इजाजत दें, छोटी सी ये मैं एक बयान पढ़ के सुना दूं जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के डीजी रेंजर जो आज के आर्मी चीफ हैं जनरल रिजवान अख्तर, उन्होंने ISI चीफ है आपके, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच के रूबरू डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल रिजवान अख्तर ने कहा कि साबिक वजीर पोर्ट एंड शिपिंग के दौर में गैर मुल्की जदीद असले से भरा एक जहाज लाया गया और असला सैकड़ों कंटेनर्स के जरिए पोर्ट से निकलवाया गया। बाद अज़ां कंटेनर्स शहर में खोले गए जो इस वक्त कराची में की बदअमनी में इस्तेमाल हो रहा है, शहर जल रहा है और कोई इस हवाले से जवाबदेह नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जुर्रत भी उस वक्त के डीजी रेंजर ने की जो आज के ISI चीफ हैं, और आज के डीजी रेंजर ने वो बात कही है जो पर जल रहे थे आपके हुक्मरानों के, आपके सियासतदानों के, और आपकी जो कराची की हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है। असल में मसला ये है कि माजी के अंदर इस्लामाबाद से सरपरस्ती की जाती रही है, कराची के अंदर कातलों की, बत्ताखोरों की और दहशतगर्दों की।
आज कराची और पिंडी, इस्लामाबाद और पिंडी में जो इत्तफाक़े रहे हुए है वो इसलिए हुआ है कि अब हमने अपना हाउस जो इन ऑर्डर करना है। आपने जब कॉरिडोर का मंसूबा आगे बढ़ाना है तो कराची का अमन कौमी जरूरत है। और कराची की बात सलमान, पाकिस्तान का कोई शहर और कस्बा ऐसा नहीं जहां का शख्स कराची में मौजूद नहीं। कराची बड़ा खूबसूरत शहर था। कराची में लोग दो अपने लेते थे शलवार कमीज और कराची चले जाते थे। कराची में उसे रोजगार मिलता था। और अगर कराची को नजर ना लगती, ये मैं इसलिए कहता हूं ये मामला बहुत आगे तक जाएगा कि 20 साल पहले किन मकासद के असूल के लिए पाकिस्तान की कौमी जमातों को पीछे किया गया। अगर कराची उसी तरह चलता रहता तो कराची आज दुबई, सिंगापुर और हांगकांग से बहुत आगे होता। मैं समझता हूं कि बड़ा अहम फैसला है, लाइन ड्रा कर ली गई है। जो कातिल हैं वो भी एक्सपोज होना चाहिए, जो बत्ताखोर हैं वो भी एक्सपोज होने चाहिए। नजर तो लगी है, लेकिन रेहान हाशमी साहब ये बताएं कि नजरवट्टू के लिए अब क्या किया जा रहा है? क्या ऐसे इकदाम भी तजवीज किए गए हैं कि किस तरह से बेखनी की जाएगी, और क्या वाकई बताने के बाद अब डीजी रेंजर्स या कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने पावरफुल होंगे कि वो इन ताकतवर लोगों को जिनका जिक्र किया गया है इस इजलास में, ब्रीफिंग में, उन पर हाथ डाल सकें? देखिए सलमान, अब सारी जो बॉल है वो वफाकी हुकूमत की कोर्ट में है, क्योंकि रेंजर्स वफाकी हुकूमत वफाकी वजारत दाखिला चौधरी निसार के मातहत है और ये तमाम रिपोर्ट्स उनको भेजी जाती हैं, सिंध हुकूमत को भी हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन अब वफाकी हुकूमत इस पर क्या स्टांस लेती है? आया कराची में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है? वो तफसीली रिपोर्ट है जिसमें लियारी गैंग वॉर के बारे में भी बताया गया कि वो उनके कितने धड़े हैं, वो किस तरह करते हैं। और सबसे अहम हम बताते रहे हैं कि कराची में सबसे बड़ा पैसों का जो रेल फेल होती थी वो वेस्ट जोन होता था कराची का, ईरानी डीजल का। उसके लिए एक अहम शख्सियत के जो बिल्कुल करीबी एसपी थे वो वहाँ कई अरसे तक पोस्टिंग भी रही उनकी, और उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट उस ज़माने में जब ये ईरानी डीजल उरूज पे था 7-8 करोड़ रुपए महीना से पुलिस वहाँ से पैसे लेती थी। तो अब अंदाज़ा लगाएं इस गंगा में सियासी जमातों ने ही नहीं बल्कि तमाम पुलिस ने भी इस गंगा में हाथ धोए, उससे पैसे कमाए। तो ये सब मिलजुल के होता था। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सियासी जमात या मजहबी जमातें या दहशतगर्द, तो ये तमाम लोग मिलकर जाते थे। लेकिन अब देखना है कि डीजी रेंज की रिपोर्ट जो अब मीडिया में आई है, ये एपेक्स कमेटी में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, वफाकी हुकूमत के पास रिपोर्ट है। आया वफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रही है? लेकिन जो नज़र आ रहा है कि आर्मी चीफ कराची को बड़ी करीब से देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कराची में अमन ख़राब ना हो, अमन कायम रहे, कराची के शहरी सुख का सांस लें। और नज़र भी आ रहा है जो रेंजर्स पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं वो नज़र आ रही है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो है कि वो जो ज़मीनों पे कब्ज़ा, उसका पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना, ये वो बातें हैं जो बड़ी दिल हिला देने वाली। इस पर अमल दरामद क्या होगा? क्या ऐसे एविडेंस हैं जो इस वक्त मौजूदा जो ISI चीफ हैं, DG रेंजर्स थे उस ज़माने में जनरल रिजवान अख्तर, उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट बनाई थी। उस ज़माने में उन्होंने बहुत सी बातें बताई थी। वो ये भी कहते थे कि कराची में कब्जा हो रहा है, इसका बड़ा पैसा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये बात आज खुल के सामने आ गई, इसमें बताया गया कितना पैसा इन्वॉल्व है। अब अंदाज़ा लगाएं कि कराची के हालात ख़राब होते थे, इसकी क्या वजूहत थी। ये 230 अरब रुपए कहना बड़ा आसान है कि जी पैसा आता है, लेकिन ये काला धंधा के ज़रिए जो पैसा आता था वो उसकी मालियत है। अब अंदाज़ा लगाएं जो सनतकार सीखते थे, डॉक्टर्स पाकिस्तान कराची छोड़ के चले गए, यहाँ से बिजनेस चला गया, सनतकार परेशान थे, लोग टारगेट के लिए निशाना बनते थे, उसमें कमी आई है। लेकिन ये मुस्तकबिल में आया ऑपरेशन जब खत्म होगा, लोग अब ये भी बातें कर रहे हैं कराची के रेहान हाशमी, ये भी बताइएगा जी, ये जो इजलास हुआ इसमें बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी थी और उसके बाद जो सूरत हाल आई, वो भी कुछ डिस्कस हुआ है इस इजलास के अंदर जो ब्रीफिंग दी गई है? देखिए ये इजलास हुआ था एक हफ्ते पहले, क्योंकि एक हफ्ते पहले इजलास हुआ था। उसके बाद ये मंजर आम पर चीज़ें आज आई हैं, आज अलामिया जारी हुआ है। इसका मतलब है रेंजर्स ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। जो हमारे सोर्सेज से हम जिनसे बातें कर रहे थे, हमें मालूमात मिल रही थी, ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कराची में एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं और अब चाहते हैं रेंजर्स कानून। ठीक है, अच्छा रेहान हाशमी साथ ही नहीं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उनसे भी जरा बात करते हैं।
मुशाहिदुल्लाह साहब, अब जैसे कि रेहान हाशमी भी जो ब्यूरो चीफ है हमारे, वो भी यही कह रहे हैं, सलमान गनी साहब ने भी कहा कि ये डिपेंड करता है विफाक के ऊपर, क्योंकि रेंजर्स ने अपना काम कर दिया है, एक नक्शा खींच दिया है कि यहाँ पर काला धन है, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसकी बेखैनी कैसी होगी, इस पर अब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि इस हुकूमत में आते ही जिस तरह और बहुत सारे मसाइल को ऑन टास्क लिया था, उसमें सरे फहरिस्त कराची का जो है वो मसला इसलिए था कि कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, एक इकनॉमिक हब भी है, और वहाँ के जो हालात ख़राब थे उसकी वजह से पूरे मुल्क पे उसके बुरे असरात मुरतब हो रहे थे। इसलिए आगे बढ़ के माजी में भी ये काम किए जा सकते थे, लेकिन मसलियतों की वजह से नहीं किए गए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने आगे बढ़ के इस चीज़ को लिया, और जो मुख्तलिफ एजेंसियां थी, फौज है, बेंजर है, इन सब से बात की इस इशू पे, और उनकी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फिर यह है कि सबको ऑन बोर्ड लिया, तमाम सियासी जमातों को समेत एमटीएम और पीपल्स पार्टी, ये सारी ऑपरेशन जो वहाँ पे हो रहा है इसमें वो शामिल है। अच्छा, जहाँ तक आप ये फरमा रहे हैं कि वहाँ जो मुख्तलिफ वहाँ पे गैंग वैंग है, वो तो मतलब कि कोई आज की तो बात नहीं है, 19वीं सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। वहाँ पे ये बहुत सारे काम तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। शाहिदुल्लाह साहब, सलमान गनी बोल रहा हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता कि कराची के बदअमनी, लाकानूनियत, कत्लो गारत, बत्ताखोरी किस दौर में शुरू हुई, किन्होंने की, आखिर क्या वजह थी कि इन पे हाथ नहीं डाला जाता रहा, ये जरा खुल के बताएं। देखिए जी, खुल के बात बड़ी सिंपल ये है कि मैं 1977 में कराची गया, 1981-82 में मैं रावलपिंडी में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि कराची की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, तो मैंने ये कहा कि इन 6 सालों में मैंने किसी को कराची में लड़ते हुए नहीं देखा, मैन हैंडलिंग करते हुए नहीं देखा। एक दफा मैंने कराची एयरपोर्ट पे पान के खोखे के बाहर 2 आदमियों को जबान से लड़ते हुए देखा था, लेकिन मैं खड़ा रहा 15 मिनट, वो मैन हैंडलिंग नहीं की उन्होंने, और गालियां भी कोई तो नस्ता देख पाए, किसी को ज्यादा मुंह भर के नहीं दे रहे थे। तो ये मैंने देखा वहां पे, और उसके बाद अचानक 86 से 85 से तकरीबन हल्का फुल्का, लेकिन उसके बाद 86 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और ऐसा हुआ है कि जो लोग मतलब कि गाली भी मुंह भर के नहीं देते थे, वहां पे फिर जो कुछ कराची में हुआ उसके तारीखी पसमंजर है, वो बुनियाद आप बना सकते हैं, लेकिन किसी भी नेगेटिव चीज को नेगेटिव अंदाज में इस तरह से लेना, और उसके बाद फिर मतलब कि हर काम जो है ना एक सीधा नहीं हुआ, जिसके नतीजे में एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा, और अब तो पहले गुल, फिर गुलबदन, और फिर गुलबदामा हो गए। अब तो वहां पे पता नहीं कितने ग्रुप हैं जो बच्चे भी लेते हैं। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब ये बताए ना कि ये बताइए कि कार्रवाई कैसे होगी, इनके खिलाफ कानून कैसे हरकत में आएगा, और इन लोगों से सियासत की जान कैसे छुड़ाई जाएगी, ये एक बड़ा मौजू है। देखिए, ये 2 चीजें हैं शामी साहब, ये आपका इंतहाई अहम सवाल है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो सियासी सतह पे इनको निमटना पड़ेगा, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव जो यानी कि एक्शन है उनसे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो लिए गए हैं उसके नतीजे में वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ है। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, अगवा बराए तावान अब नहीं हो रहा, जो कि हर रोज पता नहीं कितने हुआ करते थे। कब्जा माफिया, लैंड माफिया बहुत कम हो चुका है। टारगेट किलिंग अब भी हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी। लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों के पास सियासी ताकत है और वो पार्लियामेंट में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबली में आके बैठ जाते हैं, मैं किसी एक मखसूस ग्रुप की बात नहीं कर रहा, कुछ और भी लोग हैं, तो उनको आप मतलब के सियासी अंदाज भी में निमट सकते हैं। और वो कराची के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो किसको यानी कि वोट देते हैं, और उन्हें किन लोगों को वोट देना चाहिए ताकि उनके मसाइल का हल हो। आज हालत ये है कि लोग कहते हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वफाक मदद करे। भाई वफाक तो मदद कर ही रहा है और करेगा भी, और करना भी चाहिए, लेकिन आपने कभी उन लोगों से भी पूछा है जिन्हें आप मुंतखब करके देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कराची का? मुशाहिदुल्लाह साहब, फिर ये बताएं कि आप कहते हैं कि मसाइल का सियासी हल निकलना चाहिए, तो माजी में जो सिंध की सियासी हुकूमतें थी वो क्यों नाकाम हुई? वो इसलिए नाकाम हुई कि उनके जो टारगेट्स थे, उनके टारगेट जो थे वो मुस्बत नहीं थे, वो मुफाहमत के नाम के ऊपर
यानी कि अपने इख्तिदार को दुआम बख्शना चाहती थी और इख्तिदार के जरिए से अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय अपने ज़ाती मसाइल हल करना चाहती थी, और उसमें वो कामयाब रही हैं वो सारी कुव्वतें। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है, इसीलिए बड़ी तेजी से हालात तब्दील वहाँ पे इसलिए हुए हैं कि सियासत की आड़ में कोई खेल नहीं खेला जा रहा। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या चीज़ है, कराची के लोगों के मफाद में क्या चीज़ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कराची के लोग इस बात को बहुत हेल कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भी इक़दाम लिए जा रहे हैं उससे ये है कि अमन और अमान की सूरत पहले से बहुत बेहतर है, पूछ ठीक नहीं हुई है। ठीक है, और वो होगी भी नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे शामी साहब। एक बात जो मुशाहिद साहब ने की कि सोच समझ के लोगों को वोट देना होगा। वोट किसको देना है, किसको दिया गया, ये तो अभी भी साबित हुआ है हालिया दिनों में। आप मुझे बताइए, जिन लोगों के पास वसाइल हों, धौंस हो, ताकत हो, वो लोगों को डरा सकते हो, खौफ में मुब्तला कर सकते हो, उनको बरगला सकते हो, और उनसे आप ये कहें कि आप लोग सोच समझ के वोट दें। लोगों की सोच समझ तो पहले सलब की जाती है। अब तो वक्त आ गया है कि हर सियासी जमात की जांच पड़ताल होनी चाहिए, हर सियासी लीडर की, सियासी कारकुन की जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, मालूम करना चाहिए इनका शजरा नसब क्या है, इनके ज़राए और वसाइल क्या है, ये कहाँ से पैसा इनके पास आया है, इनका मयार ज़िंदगी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब तक कानून जो है उसकी जांच पड़ताल नहीं करेगा, लोग कैसे उसको चॉइस उनके सामने कैसे आएगी, और लोगों के पास क्या, लोग तो जो बरगला लिए जाएंगे। तो बुनियादी बात ये देखिए, इस वक्त अब आज ही अब देखें कितने पुलिस के लोग मारे गए। आप पेशावर में देख लीजिए, कराची में देख लीजिए, हर रोज आप देखें, कोयटा में देख लीजिए। बिल्कुल, अब पुलिस वालों पे हमले होते हैं, फौज वालों पे हमले होते हैं। यानी जो आपके कितने पुलिस वाले कराची में मारे गए हैं, कितनों के कातिल पकड़े गए हैं। और आप देखिए गुज़श्ता 8-10 साल में यानी एक एक शख्स को जो चुन चुन कर, जिससे शिकायतें थी लोगों को, मुख्तलिफ अनासर को, उनको मारा गया है। और किसी के कातिल 1-2 के शायद पकड़े गए हों, वो करना मालूम ही नहीं। और जो अहम केसेस चल रहे होते हैं उनके जो यानी कि जो उनको परसू कर रहे होते हैं केसेस को, उनको ज़्यादा नुकसान बना दिया जाता है, पहुंचाया जाता है। मजीद भी इस पर बात करनी है कि कराची के जो हालात हैं वो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, ख़ासकर जब एक आम आदमी जिसको पता ही नहीं कि जो वो फितरा दे रहा है, जो वो ज़कात दे रहा है, वो इस्तेमाल कहाँ पर हो रही है, और क्या वो बराह रास्त वो भी शामिल है उस गुनाह के अंदर। क्योंकि अगर पैसा जा रहा है दहशत गर्दों के पास, तो इसका क्या जवाब है, ब्रेक के बाद वापस आके लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है कराची की, जिस पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद डीजी रेंजर्स ने तफसीलात से आगाह किया है कि किस तरह से काला धन इकट्ठा किया जाता है, 230 अरब रुपए सालाना का, और फिर ये गैर कानूनी सरगर्मी और दहशत गर्दी में इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। रेहान हाशमी साहब, ये बताइए कि जिस तरह से अब ईद आने वाली है, जाहिर है ज़कात भी इकट्ठी होगी, फितराने भी इकट्ठे होंगे, तो इसमें अवाम का भी अमल दखल तो होता है। हम तो ये देखेंगे कि अभी कुछ दिनों के बाद जो रसीदें हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगी पथारेदारों को, दुकानदारों को। यहाँ पर किस तरह से रोका जाए, और क्या अवाम इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं कि वो भी रेंजर्स का, पुलिस का साथ दे सकें और डट सकें? देखिए सलमान, बड़ी अच्छी आपने बात की। इसमें किरदार शहरी का भी है, चाहे वो दहशतगर्दी रोकना हो, टारगेट किलिंग रोकनी हो, या किसी बड़ी वारदात के बारे में बताना हो। शहरियों का किरदार भी नहायत ही अहम है। अगर शहरी इन तमाम कराची में जो, जैसे आप कह रहे हैं कि बत्ताखोरी की वारदातें के बारे में अगर बताएं, रेंजर्स ने एक टेलीफोन नंबर दिया है उसके बारे में, जो आप कह रहे हैं फितरा ज़कात, तो सबको पता है, बाशऊर लोग हैं कराची के शहरी, मिनी पाकिस्तान कहलाता है, सबको पता है। जदीद दौर है, कोई पुराने ज़माना भी नहीं है। अब तमाम सोशल मीडिया है, सबको पता है कि पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो शहरी हैं उनका भी बड़ा फ़र्ज़ है कराची में दहशतगर्दी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कानून नाफिज करने वाले इदारे या रेंजर्स, पुलिस या कानून, उनका काम नहीं कि वो अकेले सारा सब कुछ करें। ये शहरियों का किरदार बड़ा अहम है। आप इस रिपोर्ट में एक बात बड़ी अहम है कि ये तमाम चीज़ें होती रहीं, पुलिस की जानिब से कोई रिपोर्ट एपेक्स कमेटी में पेश नहीं की गई जिसमें ये तमाम बातें बताई गई हों जो डीजी रेंजर्स ने बताई। उन्होंने ये तक कहा कि कराची में जो गैर कानूनी पार्किंग है, कराची में जो ज़मीनों में कब्ज़ा है, कराची में जो फ़कीर माफिया है, ये आप सोचें कराची को लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कि उन्होंने ये भी अपने जिक्र किया इस रिपोर्ट में
कि फ़कीर माफिया के ज़रिए कराची को लूटा जा रहा है, ये तमाम वो चीज़ें हैं, लियारी गैंग वॉर के बड़ा हिस्सा है। तो वो तमाम चीज़ें मिलके 230 अरब रुपए, इसलिए कराची छीनने की जो जंग है वो ऐसा लगता है कि वो जंग में शिद्दत आ गई थी, जो और इसमें सियासत जो है वो बड़ी अहम किरदार अदा करेगी, सियासी किरदार बड़ा अहम होगा। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और हुकूमत में शामिल हैं। शर्जील साहब, एक रोज़ पहले ही आपने दावा किया कि कराची से गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का जो माफिया है या जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें ये भी बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से काला धन इकट्ठा होता है, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग हो या भत्ताखोरी हो। तो मामला तो ऐसा लग रहा है कि जूं के तू हैं, अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। मैं समझता हूं कि जी मामला जूं के तू नहीं है, मामलात में काफी हद तक बेहतरी आई है। मैं कुछ चीजों में तस्करा करूंगा कि बिल्कुल एपेक्स कमेटी में ये बातें काबिल जिक्र आई थी, उसके बाद से मैंने एक ब्रीफिंग भी दी थी और उसमें काफी चीजों को मैंने समअप किया था, लेकिन आज जब फिर ये प्रेस रिलीज आई है तो मैं थोड़ी इस पर वजाहत मजीद कर दूं कि ये जितने भी इश्यूज बताए गए हैं, चाहे इलीगल हाइड्रेंट्स हों, मैरिज हॉल्स हों इलीगल तरीके से, या फिर जो ज़कात, फितरा और कुर्बानी की खालों के नाम पर जो क्राइम होते हैं, या ईरानी तेल की स्मगलिंग है, या असलहे की स्मगलिंग है, ये सारे मसाइल कराची में पिछले 7 साल से नहीं है। रेहान हाशमी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं, कराची से मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, ये खुद ही आपको बताएंगे कि परवेज मुशर्रफ के दौर से लेकर ये सारी चीजें यहाँ पर कंटिन्यू थी। ये ऐसे इसमें से कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है, न गैंग वॉर का या कोई भी, जो कि सिर्फ 7 साल में पीपुल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ हो। ये सारी चीजें पुराने दौर से चलती हुई आ रही थी, लेकिन इसको खत्म करने का जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो हमने की है। अगर मैं इलीगल हाइड्रेंट्स की बात करूं या अगर मैं इलीगल मैरिज हॉल्स की बात करूं, तो आप लोगों की टीवी स्क्रीन भी इस चीज के वाकिफ हैं कि हमने खुद ये चीजें तोड़ी हैं। इलीगल मैरिज हॉल्स मैंने खुद जाके तोड़े हैं, 150 से ज्यादा इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स हमने तोड़े हैं। इसी तरीके से अगर ईरानी स्मगलिंग की बात, ईरानी पेट्रोल स्मगलिंग की यहाँ पे बात आई थी, तो ये भी मैं बता दूं कि ये सिर्फ कराची में वो तेल नहीं जा रहा, वही ईरानी तेल जो स्मगल होकर जा रहा है वो कोयटा में भी जा रहा है, पेशावर में भी जा रहा है और वो पंजाब में भी जा रहा है। इसी तरीके से अब उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हमने एपेक्स कमेटी की मीटिंग में ये फैसला किया कि सिर्फ हम उस टैंकर को नहीं पकड़ेंगे, वो टैंकर जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालेगा हम उस पेट्रोल पंप को सील करेंगे क्योंकि वो मिलावट कर रहा है और गलत काम कर रहा है, और उस मालिक को भी गिरफ्तार करेंगे कि जिसके पास वो पेट्रोल जा रहा है। इसी तरीके से ये कस्टम हुकाम की जिम्मेदारी है कि स्मगलिंग को रोकना, कि ईरान का बॉर्डर कोई कराची से नहीं मिलता, ईरान के थ्रू जिस रोड के थ्रू वो पेट्रोल आ रहा है वो कस्टम हुकाम की जिम्मेदारी के उस चीज को रोकें। अच्छा, शर्जील साहब, फिश हार्बर से जो है वो रकम हासिल की जाती है और वो गैंग वॉर के मुख्तलिफ धड़ों में और बाअसर शख्सियात में तकसीम की जाती है, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि रेहान हाशमी सीनियर है, उनसे भी सीनियर शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो पता नहीं इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे बात से मेमन साहब की। मेमन साहब माशाल्लाह बहुत बाखबर हैं और वहाँ मौजूद होंगे कमेटी में। बल्कि शर्जील साहब, आप ये बताएं कि ये सारा सिलसिला भी ये 3-4 माह से जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आप लोग तो 7-8 साल से बरसे इक़्तिदार है, तो सियासी हुकूमतों ने वहाँ इन चीज़ों के सदेबाब के लिए क्या किया? सलमान साहब, मैं एक चीज वाज़ेह कर लूं कि जब हमने इलीगल हाइड्रेंट तोड़ने शुरू किए थे तब ये ऑपरेशन शुरू भी कराची का नहीं हुआ था। ये रेहान हाशमी साहब बताएंगे कि आज से कोई 1.5-2 साल हुआ इस महकमे को चार्ज लेते हुए, तब से हमने इलीगल हाइड्रेंट तोड़ना शुरू किए थे। उस वक्त कोई ऑपरेशन ना ही कराची का शुरू हुआ था ना इस तरह कोई चीज शुरू हुई थी। इसी तरह जो इस तरह के क्राइम मौजूद थे, अब रेहान हाशमी साहब बता सकेंगे कि ये कराची में फितरा कब से लिया जाता है, कराची में कुर्बानी खालें कब से ली जाती हैं, कराची में यही जो चाइना कटिंग है कौन से अदवार से शुरू हुई थी? आप बता दें रेहान हाशमी साहब को क्यों आप फंसा रहे हैं, आप बता दें। शर्जील साहब, अगर मैं ये आपको हवाला दे दूं कि मैं आपके कप्तान को मैं बताता हूं सलमान के अंदर ये कहते सुनता रहा कि आप मेरी जुबान ना खलवाएं, वो एक पार्टी के जुम्मेदारान को मुखातब करते हुए कहते थे कि आप मेरी जुबान ना खलवाएं नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगा। वो था क्या? आप क्यों मसलतों से दो चार रहे? देखिए जी, हमने मसले से कोई दो चार नहीं रहे। हमने उन तमाम क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की। पिछले 5 साल में भी उन्हीं टेररिस्ट और टारगेट किलरों के खिलाफ ऑपरेशन होता रहा। जो मशहूर और नामी गिरामी टारगेट किलर्स थे वो पिछले 5 साल में भी गिरफ्तार हुए। सिर्फ इस 1.5 साल की बात नहीं है, पिछले 5 साल में अगर आप देख लें तो आप ही के लोगों के सहाफी वली बाबर शहीद कातिल भी उसी गवर्नमेंट में गिरफ्तार हुए। इसी तरीके से अजमल पहाड़ी, इस तरह के जो बड़े बड़े नाम थे, ये सारे लोग जो है वो पिछले 5 साल में भी ऑपरेशन चल रहा था उन दहशतगर्दों के खिलाफ और अब भी चल रहा है। अब भी आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर इसलिए हुई है कि तमाम हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज
चाहे जो रेंजर्स पुलिस कराची में करी या इंटीरियर में सिर्फ हमारी पुलिस कर रही है। डेकोइटीज वहां खत्म हुई है, टारगेट किलिंग खत्म हुई है, लेकिन ये जो क्राइम की बात की जा रही है, कौन सा ऐसा क्राइम है कि जो ये चीजें मुल्क के बड़े शहरों में नहीं हो रही हैं, लेकिन हमने अपने शहर में इसको ठीक करने के लिए पूरी कोशिशें की हैं और कर रहे हैं, और आइंदा भी हमारी कोशिश ये होगी कि इस तरह की क्राइम जो है उन पर कंट्रोल किया जा सके। और शामी साहब जो है वो तो इस पर भी एतराज करेंगे, अयान अली, अगर आप कहें अयान अली जो है उनका चालान अब तक पेश नहीं हो सका। ये सलमान साहब का लजीज सा सवाल है। तो ये कहा था कि इस पर भी लगता है कौमी मुफाहमत हो गई है, चूंकि उन्होंने 44 लोगों के नाम लिए थे, ना 44 लोगों के नाम सामने आए, ना माल सामने आया। शर्जील साहब, ये सवाल मुझसे? जी आपसे ही है। शर्जील साहब, आप इसका कोई जवाब दे सकते हैं अयान अली के मामले जी, मैं अयान अली को ना ही जानता हूँ, ना ही कभी मैंने उनको सामने देखा है। टीवी पे आजकल वो बहुत आ रही है, उनको जरूर देखा है। मुझे पता नहीं कि उनका किस किस से वास्ता है, किस से वास्ता नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बता दें कि मैंने आपसे सवाल किया था कि जो फिश हार्बर है, जी मैं रेहान आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिश हार्बर है वहां से जो रकम हासिल होती है वो जाती है लियारी गैंग वॉर और इसके अलावा बासर शख्सियात को, तो जाहिर है मीटिंग के आपको डिटेल्स तो पता चली होंगी। देखिए जी सलमान साहब, मैं अर्ज कर लूं कि लियारी गैंग वॉर के खिलाफ भी अगर एक्शन हुआ तो पिछले 5 साल में जो हमारी हुकूमत थी, जब चौधरी असलम साहब ने एक्शन शुरू किया था तो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने ही किया, और इस हुकूमत में भी सबसे ज्यादा अगर ऑपरेशन हुआ है तो वो लियारी में हुआ है। और आप देखें कि उसमें पुलिस ने रेंजर्स, सिंध हुकूमत ने पुलिस और रेंजर्स को जो फ्री हैंड दिया हुआ है उसके जरिए वहां पे बेहतरी भी आई है। तो हमारी पुलिस और रेंजर्स की मदद से हम ना सिर्फ लियारी, जहां जहां पर क्राइम है, गैंग वॉर्स हैं या इस तरह के क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, उसके खिलाफ हम लोग एक्शन कर रहे हैं बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। शर्जील भाई, एक बात और बता दें कि आखिर क्या वजह है कि हमें डीजी रेंजर्स ये बातें बताते हैं, आप स्पोक्समैन हैं, ये बातें हमारे सियासी हुक्मरान क्यों नहीं बताते कि कराची क्यों जलता रहा है, कराची में बताखोरी कौन करता रहा है, ये हमारी सियासी हुकूमतें क्यों ये बयान नहीं देती? सलमान गनी साहब, मैं गल कर लूं? जी बिल्कुल। हाँ नहीं, आप उसको थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा। नो अफसोस कर मैं थोड़ा मीडिया पे भी बात करूंगा। कराची में जब इन फलाही पार्कों पर जब चाइना कटिंग होती रही, इन फलाही पार्कों पे शादी हॉल बनते रहे, किसी एक टीवी चैनल ने खबर तक नशर नहीं की कि ये देखें कि ये एक पार्क है, उस पे अब जो है वो शादी हॉल बन रहा है, ये एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, यहाँ पे शादी हॉल बन रहा है। जब आपने शादी हॉल तोड़े तो खबरें चली हैं, दिखाई भी गई हैं शर्जील साहब। खबरें आज तक नहीं चली। मैं नहीं, जब आपने शादी हॉल तोड़े तो खबरें आई हैं, ऐसा नहीं है कि वली बाबर के इंजाम के बावजूद खबरें आती रही हैं, वली बाबर के इंजाम के बावजूद खबरें आती रही हैं। नहीं, मैं आपको बताया अर्ज कर लूं, आज तक ये खबर आप तमाम रिपोर्टर से चेक कर लें, एक भी मुझे चैनल पर दिखा दें कि रेहान हाशमी साहब ये खबर नहीं आई, रेहान हाशमी साहब ये खबर नहीं आई जो शादी हॉल इन्होंने तोड़े थे, इसकी खबर नहीं दी क्या? देखिए तोड़ने की आई, लेकिन जब बने तब नहीं आई। सलमान साहब, देखिए शर्जील साहब की बात को मैं, अगर आप इसको देखें प्रोफेशनली के उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक है। ये चिमंगलियाँ ज़रूर होती थी, ये लोगों को पता था। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो सारी बातें हैं, शामी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली शुरू में जब कहा कि सारी बातें सबको पता हैं, कौन क्या कर रहा था, कितने सालों से कराची में भत्ता कलेक्ट किया जा रहा था, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, लियारी गैंग वर्क का क्या किरदार था। उस वक्त के साबिक सूबाई वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा लियारी गैंग वालों को कहते थे अगर उन पे गोली चली तो मैं समझूंगा मेरे पे गोली चलेगी। ये सारी बातें सबको पता हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है जो हमें आगे चलना चाहिए कि ये एक्शन मुस्तकिल बुनियादों पर रहे, क्योंकि कराची के शहरी हर बात ये सवाल पूछते हैं, हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं कि क्या जो आजकल हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुस्तकिल बुनियाद पे हल चाहते हैं कराची के शहरी। वो चाहे वो जैसे गर्दों को मारा जाए, पकड़ा जाए, बत्ताखोरी ख़त्म हो, बिजनेसमैन सिर्फ मुस्तकिल बुनियादों पे चाहते हैं। और जो रेंजर्स हुकाम है वो भी कहती है कि सियासी हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट है, और ऐसा लगता है कि अब ये शऊर आ गया है सियासी जमातों को भी और कायदीन को भी कि कराची को असले से पाक करना है, बत्ताखोरी से पाक करना है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल निकालना होगा। साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शामी साहब, जिस तरह से रेहान भी कह रहे हैं कि, और हमने कुछ दिनों पहले देखा 17 मई की गालिबन बात है, जब कोर कमांडर कराची ने भी ये कहा था कि किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे और एक्शन जो है वो अक्रॉस द बोर्ड किया जाएगा। आपको लगता है कि अब वाकई चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो किसी दबाव में नहीं आएगी और आपको कुछ होता दिखाई दे रहा है? देखिए बात यह है कि क्या कहते हैं ना, तुम बदले न दिल बदला न दिल की आरजू बदली, मैं कैसे इनकलाब एतबार इनकलाब आसमा कर लूँ वाली बात है।
कि ये जो बातें हैं कैसे हम यकीन कर लें कि इनको फिर दोहराया नहीं जाएगा और ये सारे लोग कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगे, जबकि हमें कोई ऐसी कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रही हों। जब हमें पुलिस जो है उसके बारे में तो अभी भी रेंजर्स वाले ये कह रहे हों कि जो भर्तियां हो रही हैं हम उसमें फरीक नहीं है, यानी जब वहां अभी तक वही पुराने चलन। बिल्कुल सही। और मैं इंटरप्ट करूंगा, कोई ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम जो है अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही है कराची की, जिस पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद डीजी रेंजर्स ने तफसीलात से आगाह किया है कि किस तरह से काला धन इकट्ठा किया जाता है 230 अरब रुपए सालाना का, और फिर ये गैर कानूनी सरगर्मी और दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। रेहान हाशमी साहब, ये बताइए कि जिस तरह से अब ईद आने वाली है, जाहिर है ज़कात भी इकट्ठी होगी, फितराने भी इकट्ठे होंगे, तो इसमें अवाम का भी अमल दखल तो होता है। हम तो ये देखेंगे कि अभी कुछ दिनों के बाद जो रसीदें हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगी पथारेदारों को, दुकानदारों को। यहाँ पर किस तरह से रोका जाए, और क्या अवाम इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं कि वो भी रेंजर्स का, पुलिस का साथ दे सकें और डट सकें? ठीक है सलमान, बड़ी अच्छी आपने बात की। इसमें किरदार शहरी का भी है, चाहे वो दहशतगर्दी रोकना हो, टारगेट किलिंग रोकनी हो, या किसी बड़ी वारदात के बारे में बताना हो। शहरियों का किरदार भी नहायत ही अहम है। अगर शहरी इन तमाम कराची में जो, जैसे आप कह रहे हैं कि बत्ताखोरी की वारदातें के बारे में अगर बताएं, रेंजर्स ने एक टेलीफोन नंबर दिया है उसके बारे में, जो आप कह रहे हैं फितरा ज़कात, तो सबको पता है, बाशऊर लोग हैं कराची के शहरी, मिनी पाकिस्तान कहलाता है, सबको पता है। जदीद दौर है, कोई पुराने ज़माना भी नहीं है। अब तमाम सोशल मीडिया है, सबको पता है कि पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो शहरी हैं उनका भी बड़ा फ़र्ज़ है कराची में दहशतगर्दी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कानून नाफिज करने वाले इदारे या रेंजर्स, पुलिस या कानून, उनका काम नहीं कि वो अकेले सारा सब कुछ करें। ये शहरियों का किरदार बड़ा अहम है। आप इस रिपोर्ट में एक बात बड़ी अहम है कि ये तमाम चीज़ें होती रहीं, पुलिस की जानिब से कोई रिपोर्ट एपेक्स कमेटी में पेश नहीं की गई जिसमें ये तमाम बातें बताई गई हों जो डीजी रेंजर्स ने बताई। उन्होंने ये तक कहा कि कराची में जो गैर कानूनी पार्किंग है, कराची में जो ज़मीनों में कब्ज़ा है, कराची में जो फ़कीर माफिया है, ये आप सोचें कराची को लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कि उन्होंने ये भी अपना जिक्र किया इस रिपोर्ट में कि फ़कीर माफिया के ज़रिए कराची को लूटा जा रहा है। ये तमाम वो चीज़ें हैं, लियारी गैंग वॉर के बड़ा हिस्सा है। तो वो तमाम चीज़ें मिलके 230 अरब रुपए, इसलिए कराची छीनने की जो जंग है वो ऐसा लगता है कि वो जंग में शिद्दत आ गई थी, जो और इसमें सियासत जो है वो बड़ी अहम किरदार अदा करेगी, सियासी किरदार बड़ा अहम होगा। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और हुकूमत में शामिल हैं। शर्जील साहब, एक रोज़ पहले ही आपने दावा किया कि कराची से गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का जो माफिया है या जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें ये भी बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से काला धन इकट्ठा होता है, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग हो या भत्ताखोरी हो। तो मामला तो ऐसा लग रहा है कि जूं के तू हैं अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। मैं समझता हूं कि जी मामला जूं के तू नहीं है, मामलात में काफी हद तक बेहतरी आई है। मैं कुछ चीजों में तस्करा करूंगा कि बिल्कुल एपेक्स कमेटी में ये बातें काबिल जिक्र आई थी। उसके बाद से मैंने एक ब्रीफिंग भी दी थी और उसमें काफी चीजों को मैंने समअप किया था, लेकिन आज जब फिर ये प्रेस रिलीज आई है तो मैं थोड़ी इस पर वजाहत मजीद कर दूं कि ये जितने भी इशूज बताए गए हैं, चाहे इलीगल हाइड्रेंट्स हों, मैरिज हॉल्स हों इलीगल तरीके से, या फिर जो ज़कात, फितरा और कुर्बानी की खालों के नाम पर जो क्राइम होते हैं, या ईरानी तेल की स्मगलिंग है, या असले की स्मगलिंग है, ये सारे मसाइल कराची में पिछले 7 साल से नहीं है। रेहान हाशमी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं, कराची से मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, ये खुद ही आपको बताएंगे कि परवेज मुशर्रफ के दौर से लेकर ये सारी चीजें यहाँ पर कंटिन्यू थी। ये ऐसे, इसमें से कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है, न गैंग वॉर का या कोई भी, जो कि सिर्फ 7 साल में पीपुल्स पार्टी दौर में शुरू हुआ हो। ये सारी चीजें पुराने दौर से चलती आ रही थी, लेकिन इसको खत्म करने का जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो हमने की है। अगर मैं इलीगल हाइड्रेंट्स की बात करूं या अगर मैं इलीगल मैरिज हॉल्स की बात करूं, तो आप लोगों की टीवी स्क्रीन भी इस चीज के वाकिफ हैं कि हमने खुद ये चीजें तोड़ी हैं। इलीगल मैरिज हॉल्स मैंने खुद जाके तोड़े हैं, 150 से ज्यादा इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स हमने तोड़े हैं। इसी तरीके से अगर ईरानी स्मगलिंग की बात, ईरानी पेट्रोल स्मगलिंग की यहाँ पे बात आई थी, तो ये भी मैं बता दूं कि ये
सिर्फ कराची में वो तेल नहीं जा रहा, वही ईरानी तेल जो स्मगल होकर जा रहा है वो कोयटा में भी जा रहा है, पेशावर में भी जा रहा है और वो पंजाब में भी जा रहा है। इसी तरीके से अब उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हमने एपेक्स कमेटी की मीटिंग में ये फैसला किया कि सिर्फ हम उस टैंकर को नहीं पकड़ेंगे, वो टैंकर जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालेगा हम उस पेट्रोल पंप को सील करेंगे क्योंकि वो मिलावट कर रहा है और गलत काम कर रहा है, और उस मालिक को भी गिरफ्तार करेंगे कि जिसके पास वो पेट्रोल जा रहा है। इसी तरीके से ये कस्टम हुकाम की जिम्मेदारी है कि स्मगलिंग को रोकना, कि ईरान का बॉर्डर कोई कराची से नहीं मिलता, ईरान के थ्रू जिस रोड के थ्रू वो पेट्रोल आ रहा है वो कस्टम हुकाम की जिम्मेदारी कि उस चीज को रोकें। अच्छा, शर्जील साहब, फिश हार्बर से जो है वो रकम हासिल की जाती है और वो गैंग वॉर के मुख्तलिफ धड़ों में और बाअसर शख्सियात में तकसीम की जाती है। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि रेहान हाशमी सीनियर, उनसे भी सीनियर शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो पता नहीं इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे बात से। मेमन साहब माशाल्लाह बहुत बाखबर हैं और वहाँ मौजूद होंगे कमेटी में। बल्कि शर्जील साहब आप ये बताएं कि ये सारा सिलसिला भी ये 3-4 माह से जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। आप लोग तो 7-8 साल से बरसे इक़्तिदार है, तो सियासी हुकूमतों ने वहां इन चीजों के सदेबाब के लिए क्या किया? सलमान साहब, मैं एक चीज वाज़ेह कर लूं कि जब हमने इलीगल आइडेंटिटी तोड़ने शुरू किए थे तब ये ऑपरेशन शुरू भी कराची का नहीं हुआ था। ये रेहान हाशमी साहब बताएंगे कि आज से कोई मुझे 1.5-2 साल हुआ इस महकमे को चार्ज लेते हुए, तब से हमने इलीगल आइडेंटिटी तोड़ना शुरू किया था। उस वक्त कोई ऑपरेशन ना ही कराची का शुरू हुआ था ना इस तरह कोई चीज शुरू हुई थी। इसी तरह जो इस तरह के क्राइम मौजूद थे, अब रेहान हाशमी साहब बता सकेंगे कि ये कराची में फितरा कब से लिया जाता है, कराची में कुर्बानी खालें कब से ली जाती हैं, कराची में यही जो चाइना कटिंग है कौन से अदवार से शुरू हुई थी। आप बता दें रेहान हाशमी साहब को क्यों आप फंसा रहे हैं, आप बता दें। शर्जील साहब, अगर मैं ये आपको हवाला दे दूं कि मैं आपके कप्तान को असेंबली के अंदर ये कहते सुनता रहा कि आप मेरी जुबान ना खिलवाएं, वो एक पार्टी के जुम्मेदारान को मुखातब करते हुए कहते थे कि आप मेरी जुबान ना खिलवाएं नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगा। वो था क्या? आप क्यों मसलतों से दो चार रहे? देखिए जी, हमने मसले से कोई दो चार नहीं रहे। हमने उन तमाम क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की। पिछले 5 साल में भी उन्हीं टेररिस्ट और टारगेट किलरों के खिलाफ ऑपरेशन होता रहा। जो मशहूर और नामी गिरामी टारगेट किलर्स थे वो पिछले 5 साल में भी गिरफ्तार हुए। सिर्फ इस 1.5 साल की बात नहीं है, पिछले 5 साल में अगर आप देख लें तो आप ही के लोगों के सहाफी वली बाबर शहीद के कातिल भी उसी गवर्नमेंट में गिरफ्तार हुए। इसी तरीके से अजमल पहाड़ी, इस तरह के जो बड़े बड़े नाम थे, ये सारे लोग जो है वो पिछले 5 साल में भी ऑपरेशन चल रहा था उन दहशतगर्दों के खिलाफ और अब भी चल रहा है। अब भी आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर इसलिए हुई है कि तमाम हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, चाहे जो रेंजर्स पुलिस कराची में कर रही है या इंटीरियर में सिर्फ हमारी पुलिस कर रही है, डेकोइटीज वहां खत्म हुई है, टारगेट किलिंग खत्म हुई है। लेकिन ये जो क्राइम की बात की जा रही है, कौन सा ऐसा क्राइम है कि जो ये चीजें मुल्क के बड़े शहरों में नहीं हो रही हैं, लेकिन हमने अपने शहर में इसको ठीक करने के लिए पूरी कोशिशें की हैं और कर रहे हैं और आइंदा भी हमारी कोशिश ये होगी कि इस तरह की क्राइम जो है उन पे कंट्रोल किया जा सके। और शामी साहब जो है वो तो इस पर भी एतराज करेंगे। अयान अली, अगर आप कहें अयान अली जो है उनका चालान अब तक पेश नहीं हो सका। ये सलमान साहब का लजीज सा सवाल है। तो ये कहा था कि इस पर भी लगता है कौमी मुफाहमत हो गई है, चूंकि उन्होंने 44 लोगों के नाम लिए थे, ना 44 लोगों के नाम सामने आए ना माल सामने आया। शर्जील साहब, ये सवाल मुझसे? जी 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 आपसे ही है। शर्जील साहब, आप इसका कोई जवाब दे सकते हैं अयान अली के मामले जी, मैं अयान अली को ना ही जानता हूँ, ना ही कभी मैंने उनको सामने से देखा है। टीवी पे आजकल वो बहुत आ रही है, उनको जरूर देखा है। मुझे पता नहीं कि उनका किस से वास्ता है, किससे वास्ता नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बता दें कि मैंने आपसे सवाल किया था कि जो फिश हार्बर है, जी मैं रेहान आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिश हार्बर है वहां से जो रकम हासिल होती है वो जाती है लियारी गैंग वॉर और इसके अलावा बाअसर शख्सियात को, तो जाहिर है मीटिंग के आपको डिटेल्स तो पता चली होंगी। देखिए जी सलमान साहब, मैं अर्ज कर लूं कि लियारी गैंग वॉर के खिलाफ भी अगर एक्शन हुआ तो पिछले 5 साल में जो हमारी हुकूमत थी, जब चौधरी असलम साहब ने एक्शन शुरू किया था तो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने ही किया, और इस हुकूमत में भी सबसे ज्यादा अगर ऑपरेशन हुआ है तो वो लियारी में हुआ है। और आप देखें कि उसमें पुलिस ने रेंजर्स, सिंध हुकूमत ने पुलिस और रेंजर्स को जो फ्री हैंड दिया हुआ है उसके जरिए वहां पे बेहतरी भी आई है। तो हमारी पुलिस और रेंजर्स की मदद से हम ना सिर्फ लियारी, जहां जहां पर क्राइम है, गैंग वॉर्स हैं या इस तरह के क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, उसके खिलाफ हम लोग एक्शन कर रहे हैं बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। शर्जील भाई, एक बात और बता दें कि आखिर क्या वजह है कि हमें डीजी रेंजर्स ये बातें बताते हैं, आप स्पोक्समैन हैं, ये बातें हमारे सियासी हुक्मरान क्यों नहीं बताते कि कराची क्यों जलता रहा है, कराची में बताखोरी कौन करता रहा है, ये हमारी सियासी हुकूमतें क्यों ये बयान नहीं देती? सलमान गनी साहब, मैं गल कर लूं? जी जी बिल्कुल। आप इसको बुरा नहीं मानिएगा,
नो नो नो। अफसोस सर, मैं थोड़ा मीडिया पे भी बात करूंगा। कराची में जब इन फलाही पार्कों पर जब चाइना कटिंग होती रही, इन फलाही पार्कों पे शादी हॉल बनते रहे, किसी एक टीवी चैनल ने खबर तक नशर नहीं की कि ये देखें कि ये एक पार्क है, उस पे अब जो है वो शादी हॉल बन रहा है, ये एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, यहाँ पे शादी हॉल बन रहा है। जब आपको शादी हॉल तोड़े तो खबरें चली हैं, दिखाई भी गई हैं शर्जील साहब। खबरें आज तक नहीं चली। मैं नहीं, जब आपने शादी हॉल तोड़े तो खबरें आई हैं, ऐसा नहीं है कि वली बाबर के अंजाम के बावजूद खबरें आती रही हैं। वली बाबर के अंजाम के बावजूद खबरें आती रही हैं। नहीं, मैं आपको बताया, एक अर्ज कर लूं, आज तक ये खबर आप तमाम रिपोर्टर से चेक कर लें, एक भी मुझे चैनल दिखाते हैं कि रेहान हाशमी साहब ये खबर नहीं आई, रेहान हाशमी साहब ये खबर नहीं आई जो शादी हॉल इन्होंने तोड़े थे, इसकी खबर नहीं दी क्या? देखिए तोड़ने की आई, लेकिन जब बने तब नहीं आई। सलमान साहब, देखिए शर्जील साहब की बात को मैं, अगर आप इसको देखें प्रोफेशनली के उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक है। ये चिमंगलियाँ ज़रूर होती थी, ये लोगों को पता था। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो सारी बातें हैं, शामी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली शुरू में जब कहा कि सारी बातें सबको पता हैं, कौन क्या कर रहा था, कितने सालों से कराची में भत्ता कलेक्ट किया जा रहा था, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, लियारी गैंग वर्क का क्या किरदार था। उस वक्त के साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा लियारी गैंग वालों को कहते थे अगर उन पे गोली चली तो मैं समझूंगा मेरे पे गोली चलेगी। ये सारी बातें सबको पता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है जो हमें आगे चलना चाहिए कि ये एक्शन मुस्तकिल बुनियादों पर रहे, क्योंकि कराची के शहरी हर बात ये सवाल पूछते हैं, हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं कि क्या जो आजकल हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुस्तकिल बुनियाद पे हल चाहते हैं कराची के शहरी। वो चाहे वो जैसे गर्दों को मारा जाए, पकड़ा जाए, बत्ताखोरी ख़त्म हो, बिजनेसमैन सिर्फ मुस्तकिल बुनियादों पे चाहते हैं। और जो रेंजर्स हुकाम है वो भी कहती है कि सियासी हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट है, और ऐसा लगता है कि अब ये शऊर आ गया है सियासी जमातों को भी और कायदीन को भी कि कराची को असले से पाक करना है, बत्ताखोरी से पाक करना है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल निकालना होगा। साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शामी साहब, जिस तरह से रेहान भी कह रहे हैं कि, और हमने कुछ दिनों पहले देखा 17 मई की गालिबन बात है जब कोर कमांडर कराची ने भी ये कहा था कि किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे और एक्शन जो है वो अक्रॉस द बोर्ड किया जाएगा। आपको लगता है कि अब वाकई चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो किसी दबाव में नहीं आएगी और आपको कुछ होता दिखाई दे रहा है? देखिए बात यह है कि क्या कहते हैं ना, तुम बदले न दिल बदला न दिल की आरजू बदली। मैं कैसे इनकलाबे एतबारे इनकलाबे आसमा कर लूँ वाली बात है कि ये जो बातें हैं कैसे हम यकीन कर लें कि इनको फिर दोहराया नहीं जाएगा और ये सारे लोग कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगे, जबकि हमें कोई ऐसी कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रही हों। जब हमें पुलिस जो है उसके बारे में तो अभी भी रेंजर्स वाले ये कह रहे हों कि जो भर्तियां हो रही हैं हम उसमें फरीक नहीं हैं, यानी जब वहाँ अभी तक वही पुराने चलन। बिल्कुल सही। और मैं इंटरप्ट करूंगा, क्विक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम जो है अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही है कराची की, और सलमान गनी साहब, अब आइंदा आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, इंतजामी ऑपरेशन आपको होता दिखाई दे रहा है या कोई करप्शन के खिलाफ? देखिए सलमान, एक डीजी रेंजर्स ने हमें बताया था कि कराची में बदअमनी, लाकानूनियत और कत्लो गारत कैसे हो रही है, और दूसरे डीजी रेंजर्स ने बताया कि वहाँ पर बत्ताखोरी, करप्शन और लूटमार। मुझे तो जो समझ लग रही है कि वहाँ पर एक पैगाम तो चला गया है कि अगवा बराए तावान जो है नीचे आ गया है, क्राइम्स नीचे आ गए। अब जो ऑपरेशन होगा ये करप्शन, लूटमार और बत्ताखोरों के खिलाफ है, और वो पंजाबी में कहते हैं पाजड़ पै गई है, और वो दौड़ना शुरू हो गए। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि कम है, शामी साहब आपसे भी चाहूंगा कि आखिर में जरा कुछ आप बता दें, हल क्या आपको दिखाई दे रहा है? बड़ी सीधी सी बात है कि वो कहते हैं इस गली के दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं। अब हम पीछे नहीं जा सकते, अगर हम पीछे जाएंगे ना तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब हमें आगे बढ़ना है और हर कीमत पर इन लोगों को, इन काले कारकुनों को, इन काले लीडरों को पकड़ना है और कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, पाकिस्तान को इनसे पाक करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक बात जो आर्मी चीफ ने सबसे पहले इस ऑपरेशन के आगाज पे कही थी कि आपकी पुलिस पॉलिटिसाइज है
और आपकी सियासी जमातों के अंदर क्रिमिनल्स हैं। मैं समझता हूं कि गेंद सियासी जमातों की कोर्ट में तो बहरहाल दावे उन्होंने कर दिए हैं, हुकूमत ही दावा कर रही है, आगे नहीं बढ़ सकेगा। आपको ये करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला शामी साहब यही पीछे मुड़कर रास्ते में छोड़ेंगे तो आपने फिर देखा है ना। खत्म होता है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सलमान गनी साहब। और कराची से हमारे साथ थे हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं रेहान हाशमी साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखना यह है कि दावे तो यकीनन किए गए, हुकूमत ने भी किए और जैसे कि रेंजर्स ने भी कहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए। लेकिन देखना यह है कि कराची जहां से तूफान भी डर कर चला जाता है, कन्नी कतरा के चला जाता है, वहां क्या ऐसी कार्रवाइयां हो सकेंगी कि बेखनी हो सके जराइम की? वक्त आने वाला बता देगा। बहुत शुक्रिया।